lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लगा लो ये पूरी जर्नल का, क्योंकि इसी में हम मेनली ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट इसी में सीखेंगे जो अब तक हम थ्योरी में पढ़ते आए हैं कि हाँ ये बनता है एंड ऑल, राइट। तो वो चीज़ है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों ज़रूरत पड़ी ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट तक का काम हम आज करने वाले हैं और एक और क्लास लगा के ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे, राइट। फिर ऐसे ही P&L का 2 क्लासेस लगाएंगे, 2 या 1 क्लास में देख लेंगे कि P&L का बेसिक और साथ में क्वेश्चंस एक में ही हो जाएगा। और लास्ट में सारी बैलेंस शीट को एक साथ कवर कर लेंगे जिसमें हम 2 क्लासेस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। समझ आया? ये चीज़ समझ आई? तो अब समझो इस बात को। सबसे पहले हमने जर्नल रिकॉर्डिंग की, उसको लेजर बनाया, उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। अब जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पड़े हैं इसका रिजल्ट भी तो निकालना है ना। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें क्या बताएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। तो इसके लिए 3 अकाउंट्स हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे, तो इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में आती है बैलेंस शीट, जिसमें हम एसेट लायबिलिटी लिखेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन यहीं से शो होगी। नेट प्रॉफिट नेट लॉस इसमें निकलेगा, इसमें ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकलेगा, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। समझ आया? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, देखो। अगर बात करें थ्योरी की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो हमें बताते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L से, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटीज पड़े हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 31 मार्च को ये बनती है, राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बेसिक स्टेटमेंट आती हैं, जो कि क्या होती है। एक तो इनकम स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग P&L आ गया, तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L दोनों आ गए। तो बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग P&L दोनों आ जाएंगे, जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगेगा। और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिससे हमें एसेट लायबिलिटी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। सो जॉन एंड मेयर क्या कहते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड द बैलेंस शीट हमें बताती है एसेट लायबिलिटी, कैपिटल कितना है उस सर्टेन डेट पे, और इनकम स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा, मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना आया, ठीक है। तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा बहुत सारे और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। मतलब जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं ना, हमारी रजिस्टर्ड बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसको एट द एंड ऑफ द ईयर 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी साइट पर बतानी होती है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें ये स्टेटमेंट्स भी होती हैं। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट, तो ये सब करना होता है। आपको अभी इसकी टेंशन नहीं, ये +2 में करेंगे, ठीक है। समझ आया? फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से पता लगेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी कितनी है यहाँ से पता लगेगा। अब यूजर कौन कौन है, कौन कौन यूज करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यूजर्स जो है डिफरेंट है। एक तो मैनेजमेंट की, जो हमारी मैनेजर है वो चेक करेगी कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कि हमने वेरियस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट लगाई उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। समझ रहे हो? जो मैंने डिसीजन लिए वो एफिशिएंट थे कि नहीं थे, वो चीज़। फिर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब वो लोग जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो हमें देखते हैं। शेयर होल्डर ये चेक करते हैं, पहली बात तो इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी वो चेक करेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कैसी है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मैंने मार्केट में शेयर इशू कर दिए 10 लाख के, लोग कैसे खरीदेंगे मेरे शेयर को? वो पुराने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे। अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तभी कोई खरीदेगा, अगर मेरे चल ही लॉस रहे हैं तो कोई भी मेरे शेयर्स क्यों खरीदेगा भाई? समझ आया? तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन है? जो जिनसे हम रॉ मटेरियल उधार पे ले सकते हैं। तो उधार पे सामान वो ही देगा जिसको लगता है कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो उधार पे सामान देने के लिए भी वो हमें चेक करेगा कि ये प्रॉफिट में चल रही है। उसको पता है कि अगर हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, वो हमें उधार में सामान नहीं देगा कि मेरे तो पैसे मार लेंगे ये। समझ रहे हो? फिर आते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो हमें लॉन्ग टर्म लोन वगैरह देते हैं। इसमें आ जाएंगे बेसिकली बैंक्स वगैरह, जो हमें लोन वगैरह देते हैं। वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके कि हम रीपे कर सकते हैं टाइम पे कि नहीं कर सकते, तो ही वो हमें क्या देंगे, लोन्स वगैरह देंगे। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस ये चेक करेंगे कि जो उनको वेजेस दी जा रही हैं वो फेयर है, बोनस वगैरह दिया जा रहा है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उनकी वेजेस या सैलरीज बढ़नी चाहिए, राइट, बोनस ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो चीज़ें। गवर्नमेंट यूज़ करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये देखने के लिए कि क्या हम सही तरीके से जो एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह, टैक्सेस वगैरह वो पे कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, वो सब।
टैक्सेशन अथॉरिटीज वही सेम कि टैक्स हम टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा कुछ ट्रेड एसोसिएशन, कंज्यूमर, रिसर्चर्स, ये सब भी क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक था जो बहुत ईजी भी था। इसके बाद जो मेन आता है वो ये कि यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकल के आएगा, और सेकंड पार्ट होता है P&L अकाउंट। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये बात समझ आई। कुछ भी करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे ना इसका वो बता देती हूँ फॉर्मेट, तो आपको देखना कितना ईजी हो जाएगा ये करना। चलो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वही लेजर की तरह बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये बात याद में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट आए चाहे P&L अकाउंट, वो आता है फॉर द ईयर एंडिंग कि पूरे साल में जितने भी खर्चे हुए या जितने भी इनकम हुए वो लिखने वाले हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ना बेटा, वो होती है एज एट 31 मार्च कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे इतने की एसेट और इतने की लाइबिलिटी पड़ी है। समझ आया? तो ये बात ध्यान रखना। सेकेंडली अब क्या करना है, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड के आ जाएंगे सारे खर्चे और इधर के आ जाएंगी इनकम्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। समझ आया? अब सेकंड थिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री के खर्चे। ये ध्यान रखना, वो चीज़ें जो चीज़ को प्रोड्यूस करने में मेरा खर्चा आ रहा है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद के एडवर्टाइजमेंट के हो गए, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, वो सब जाएंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, समझ आया? सो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास फैक्ट्री में ऑलरेडी स्टॉक कितना पड़ा है। समझ आया? उसके बाद मैंने और कितना परचेज किया, और परचेज मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 का स्टॉक पहले भी पड़ा था और 90,000 का मैं और ले आई, तो वो आ जाएगा, 2 परचेजेज ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो परचेजेज लेने हैं ना वो नेट परचेज लेना है। नेट परचेज मतलब परचेज रिटर्न माइनस करके। अब ये ध्यान में रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। परचेज रिटर्न मतलब सामान हम लेके आए थे, अब वापस जा रहा है, सामान आउट जा रहा है हमारी फैक्ट्री से, तो रिटर्न आउटवर्ड। जबकि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कि हमने सेल कर दिया था, कोई कस्टमर वो सामान वापस दे गया। समझ आया? तो वापस दे गया तो हमारे पास सामान आया, इनवर्ड आया हमारे पास। समझे? तो ये ध्यान में रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी लिखते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी लिखते हैं। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस में रिटर्न माइनस करके लिखा, फिर आएंगे खर्चे। अब फैक्ट्री के खर्चे सुनो, वेजिस कभी भी सैलरी नहीं आएगा। ये सुनो, अकेला सैलरी अगर वर्ड आ रहा है तो वो नहीं आएगा। सैलरी वर्ड जाएगा P&L में। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जो दी जाती हैं वो होती हैं वेजिस, दिहाड़ी, और जो ऑफिस में दी जाती हैं वो होती हैं सैलरीज। समझ आया? ये डिफरेंस होता है वेजिस और सैलरी का। और मैम अगर वेजिस और सैलरी इकट्ठा लिखा आ जाए या सैलरी एंड वेजिस लिखा आ जाए तो पहला वर्ड देखो क्या लिखा है। पहला वर्ड वेजिस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पहला वर्ड सैलरी है तो वो P&L में जाएगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो वेजिस है, वेजिस किस में जाती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरीज किस में जाती हैं? P&L अकाउंट में। लेकिन ये ध्यान में रखना कि अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो हमें फर्स्ट वर्ड का ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, राइट? सो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस टू वेजिस, फिर वेजिस एंड सैलरीज। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट खर्चे, अगर आपको कोई गिवन है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद अब ये भी ध्यान रखो, कैरियज लिखा आ जाए, कैरियज इनवर्ड लिखा आ जाए, कैरियज ऑन परचेज लिखा आ जाए। ये वही है फ्राइट वाला, मतलब फ्राइट इन द सेंस कि मेरे सामान को मंगवाने का खर्चा, किराया टाइप। तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर कैरियज इनवर्ड है तो मतलब मैं ये रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ, उस पर खर्चा आ रहा है, तो ये फैक्ट्री का खर्चा हुआ। या कैरियज ऑन परचेज, तो परचेज तो मैं रॉ मटेरियल ही करूंगी, अपना सामान थोड़ी परचेज करूंगी। ठीक है, तो कैरियज अकेला आ जाए, कैरियज इनवर्ड आ जाए, कैरियज ऑन परचेज, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। और यहीं पे अगर कैरियज आउटवर्ड या कैरियज ऑन सेल आ जाए, कैरियज ऑन सेल, कैरियज आउटवर्ड, तो ये जाएगा P&L अकाउंट में। क्योंकि जो सामान फिनिश गुड मेरा बन चुका है उसको मैं सेल कर रही हूँ, तो वो जब मैं भेज रही हूँ और मेरा खर्चा आ रहा है उसको हम कैरियज आउटवर्ड या कैरियज ऑन सेल कहते हैं। इजी? ठीक है, इसके अलावा गैस, फ्यूल, पावर, ये खर्चे तो फैक्ट्री में ही होते हैं, है ना। फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय होती है चुंगी, चुंगी इन द सेंस कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं ना तो उस टाइम पे स्टेट कुछ टैक्स लगाती है ना, लेकिन ये अपने हरियाणा में तो है नहीं। चलो, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। फैक्ट्री के खर्चे, जिसमें फैक्ट्री की लाइटिंग, रेंट वगैरह आ जाएगा। डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस, अगर हम सामान बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं और सी पोर्ट से सामान आ रहा है तो वहाँ पे अपने सामान को छुड़वाने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगाया तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी इन द सेंस टैक्स होता है ये। ठीक है, और रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है कि मैं किसी की पेटेंट्स वगैरह यूज कर रही हूँ, पेटेंट्स या लाइसेंस यूज कर रही हूँ। देखो, रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस समझो। यहीं पे रेंट क्या होता है? टेंजिबल एसेट को जब हम किराए पे लेते हैं तो उसके बदले में हम रेंट देते हैं। लेकिन किसी का इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मैं किसी का लाइसेंस यूज कर रही हूँ, फ्रेंचाइजी सुनी है यहाँ पे, मैकडीज वगैरह फ्रेंचाइजी है, वो उनका नाम यूज कर रही है, तो बदले में वो क्या पे कर रही है? रॉयल्टी। समझे? तो जब मैं इंटेंजिबल एसेट को किराए पे लेती हूँ तो मैं बदले में रॉयल्टी पे करूंगी।
ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल से खर्चे हैं किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है। और उसके बाद इधर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अब क्रेडिट में तो सिर्फ सेल्स ही आ सकती है अभी, बाय सेल्स, और उसमें से भी सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ था और जो बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे टोटल, इधर का टोटल किया, इधर का टोटल किया, इधर का टोटल किया, बैलेंस बचाएंगे। अगर बैलेंस बचा डेबिट साइड, बैलेंस बचा इधर, तो इसका मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा और एक्सपेंसेस कम है। इसीलिए अगर यहाँ पे 20,000 आ गया और यहाँ पे 19,000 आ गया, तभी 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया ना, समझे। और इधर आ गया तो वो ग्रोस लॉस आ जाएगा, मतलब खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। ये बात समझ आई, इजी। सो ये क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ आया। P&L में जा, ये बाद में P&L में ट्रांसफर होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द वर्ड यूज करना है किसके, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पोजीशन बताता है पूरे साल की। कोई भी सेपरेट कॉलम नहीं बनेगा फाइनल अकाउंट्स में डेट का, ये ध्यान रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ही बन रहे हैं, ऊपर हमने लिखी थी डेट, और कोई लेजर फोलियो वगैरह प्रिपेयर का कॉलम यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसको फटाफट थ्योरी वाइज पढ़ ले। अब ये क्या कहता है आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, देखना इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको ये समझ आ गया तो। कहाँ थे हम, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, देखो फटाफट कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, जो एट रिजल्ट आता है ट्रेडिंग एक्टिविटी का। ये प्रिपेयर करता है मैन्युफैक्चरिंग बाय सेल जो हम कर रहे हैं उसके लिए। जो सेल अगर बढ़ जाती है परचेज से तो ऑब्वियसली बात हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ऑन द कंट्रेरी अगर परचेज बढ़ जाए सेल से तो हमारा लॉस हो जाता है ना। तो ये वही चीज़ है सारे। तो इसमें हम क्या करते हैं, कहता रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ परचेज, सारे एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे, जो सेल हुई वो क्रेडिट आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे जो आएंगे वो आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट को कई बार गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड इसमें आते हैं। तो क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा, परचेज रिटर्न माइनस कर दी, सेल आगे क्रेडिट साइड, सेल रिटर्न वहां से माइनस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक। तो रिलेटेड टू किससे, गुड्स से सारा काम इसमें आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसको गुड्स अकाउंट भी कह सकते हैं। अब इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता लग रहा है, सारे डायरेक्ट खर्चों का हमें नॉलेज हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक को बाकी प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है, और जो गलतियां हैं पॉसिबल लॉसेस हैं सॉरी, उससे हम प्रोवाइड ये क्या करता है, सेफ्टी देता है प्रोसीडिंग ईयर में कि आगे आने वाले साल में हमें ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करना है, तो डेबिट साइड पे क्या क्या लिखना है, फटाफट बताओ, ये तो तुम्हें पता है ना, बताओ डेबिट साइड में क्या क्या लिखना है, ये तो पता है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश का हो, फिनिश गुड का हो। परचेज लिखना है जिसमें से परचेज रिटर्न को और क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके लिखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, राइट, और वेजेस लिखने हैं। वेजेस कौन से बेटा, वेजेस एंड सैलरी है तो ही वो जाएगा वेजेस, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो वो देखो P&L अकाउंट में जाएगा, है ना। तो वो चीज, और ये भी ध्यान रखना अगर वेजेस स्पेशली गिवन है कि किसी न्यू मशीन को लेके आए तो वो हमारी एसेट में जाएगा, समझ रहे हो, मशीन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो वेजेस आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया ना कि नई मशीनरी को लाने तक का खर्चा सारा उस एसेट में ही ऐड होता है, तो वेजेस उसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैरियज इनवर्ड या फ्राइट लिखा आ जाए तो इसमें जाएगा, और कैरियज आउटवर्ड आ जाए तो वो किसमें जाएगा, P&L में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जिसमें सारे कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, फैक्ट्री रेंट, ये सब आ जाएगा। डॉक चार्जेस आ जाएंगे जब हम चीज़ को बाहर से मंगवाते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो टैक्स पे करते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं, ऑक्ट्रोई होता है, कुछ स्टेट से लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ आती है। और रॉयल्टी जो माइन या पेटेंट के लिए हम उसका पेटेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, तो बदले में हम जो पे कर रहे हैं उसको, तो वो क्या होता है, रॉयल्टी, है ना। तो वो चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है रॉयल्टी जो है हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि हम जो रॉयल्टी कोई लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्टेटेड हो क्वेश्चन में कि रॉयल्टी सेल पे हुई है, कि सेल की वजह से, तो वो P&L में जाएगा, ये ध्यान में रखना, ईजी है। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लिखा था, सबसे पहले बाय सेल्स या सेल्स रिटर्न को उसमें से माइनस कर दिया था। अच्छा, सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आएगी, फिर एंट्री क्या आएगी भाई, क्लोजिंग स्टॉक किधर था, इस साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये एक और चीज़ लिखो, एक और चीज़ यहाँ पे समझो, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट में नीचे गिवन है तो ही आप उसकी दो साइड एंट्री करोगे। अगला चैप्टर आएगा विद एडजस्टमेंट, वैसे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी दो जगह एंट्री होती है, जो भी चीज़ एडजस्टमेंट में गिवन होती है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है स्टॉक में, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो
कहता क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, इसका मतलब जो एंट्री है रिलेटेड टू वो ऑलरेडी पास्ट हो चुकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है परचेज अकाउंट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। सो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखाकर सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आया। तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होंगी रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, अब फटाफट मुझे इसकी एंट्री बताओ। देखो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे टू वाली साइड आ जाएंगे। और अगर इससे करनी है सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, समझ रहे हो, और सेल्स रिटर्न अपोजिट हो जाएगा क्योंकि लेस वाली आइटम है, ये ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट, इजी है ना। तो वही ये सारी एंट्रीज दे रखी हैं आपको, समझे। इजी मतलब ये अकाउंट बनाना आना चाहिए, एंट्रीज उंट्रीज अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, इजी कर लोगे इसको, तो इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.